चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का एक नया अध्याय, जहां पर आपको राजतंत्र के बारे में, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है और कुलीन तंत्र क्या है, सभी के बारे में समझने को मिलेगा। तो आइए जो है बारीकी समझते हैं आखिर राजतंत्र में और संवैधानिक राजतंत्र में भी कोई ना कोई अंतर है, डिफरेंस है, उसके बारे में भी समझेंगे। और क्या साम्यवाद है, क्या समाजवाद है, आखिर समाज पर क्या है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, सभी बातों को बहुत जो है प्रभावशाली संग से पढ़ने वाले हैं। तो आखिर तक एक एक पॉइंट को समझते रहिए। शुरुआत करेंगे, जी हाँ, देखिए राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, आखिर मोनार्की सिस्टम क्या है और संवैधानिक राजतंत्र क्या है। ये भी जो है परीक्षा में अब की बार पूछा जा सकता है कि संवैधानिक राजतंत्र वाले देश कहाँ कहाँ हैं और राजतंत्र में आखिर क्या डिफरेंस है, उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही। गणतंत्र का और संवैधानिक राजतंत्र से क्या संबंध है, क्या नाता है, उसके बारे में भी समझेंगे। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है और कुलीन तंत्र, जी हाँ, हाल ही में एक प्रश्न आया था कुलीन तंत्र को लेकर पॉलिटी में, तो कुलीन तंत्र क्या है उसके बारे में भी समझेंगे। तानाशाही तंत्र क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का जो है अध्याय। पॉलिटी की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो बड़े ध्यान समझिए और आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले राजतंत्र को। जी हाँ, मोनार्की सिस्टम क्या है, आखिर तक बने रहिए, पॉइंट को समझते रहिए कि राजतंत्र क्या है, जिसे राजा का शासन कहा जाता है। राजा का शासन कहा जाता है। आखिरकार क्या वर्तमान में भी कोई देश ऐसे हैं जहां वर्तमान में भी राजा का शासन विद्यमान है और मोनार्की सिस्टम विद्यमान है, मगर राजतंत्र में और संवैधानिक राजतंत्र में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले उस बात को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्की सिस्टम क्या है और केवल कहें मोनार्की सिस्टम, जी हाँ, मोनार्की सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। मोनार्की सिस्टम या कहें राजतंत्र क्या है, राजा का शासन क्या है। आपने पढ़ा भी होगा कि अभी भी जो है 193 देशों में कुछ देश ऐसे हैं जहां राजा का शासन चला हुआ है, ध्यान रखिए, कोई भी देश, देखिए राजतंत्र क्या है, किसी भी देश में संपूर्ण कार्य प्रणाली या कहें प्रशासनिक कार्य जिसकी अनुमति से होते हैं उसे राजा की उपाधि दी जाती है। अर्थात संपूर्ण तंत्र जो है राजा के माध्यम से चलता है और चाहे शासन निरंकुश शासन क्यों ना हो तो देश में राजतंत्र बना रहता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। एक जो है राजतंत्र है और राजतंत्र होता है वंशानुगत, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता चलाने के लिए एक जो है राजा का शासन बहुत सालों से चला आ रहा है। तो राजतंत्र ये है, ध्यान रखना कि राजतंत्र क्या है, जब कोई वंशानुगत शासन करता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश किसी देश पर शासन करता है, तो उसे ही राजतंत्र कहा जाता है। एक निरंकुश शासन होता है तो वही राजतंत्र होता है। मगर यही राजतंत्र जो पॉइंट है समझने का, उस पॉइंट पर फोकस करिए। यही राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में कैसे तब्दील हो जाता है, तो ध्यान रखना है। संवैधानिक राजतंत्र में भी शासन करने वाला वंशानुगत ही होगा। वंशानुगत ही होगा। मगर इसमें एक बात कॉमन है संवैधानिक राजतंत्र की, यदि बात पढ़ें तो संवैधानिक राजतंत्र में शासन करने वाला जो राजा है वो वंशानुगत ही होगा, जैसे राजतंत्र शासन में था। मगर जनता की सुविधा के लिए किसी समिति के द्वारा जैसा कहें किसी मंत्री परिषद के द्वारा इसके कार्य, देखिए, जहां जो भी देश मंत्री परिषद की सलाह से या कहीं जनता की भलाई के लिए वहाँ का शासन करेगा, वही संवैधानिक राजतंत्र वाला देश होगा। अब बड़े ध्यान समझिए,
जैसे संवैधानिक राजतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है आपका ब्रिटेन। संवैधानिक राजतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा देश है? ब्रिटेन है। और राजतंत्र के यदि उदाहरण देखें, मोनार्की सिस्टम के उदाहरण देखें, तो आपको ब्रुनेई जो कंट्री है उसमें राजतंत्र मिलेगा। ब्रुनेई जो देश है उसमें राजतंत्र मिलेगा, केवल राजा का शासन मिलेगा। ऐसे ही स्वाजीलैंड, जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका की जो है कंट्री है स्वाजीलैंड, अफ्रीका में कंट्री है स्वाजीलैंड, वहां पर आपको क्या मिलेगा? राजा का शासन मिलेगा या कहें राजतंत्र मिलेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण है सऊदी अरब का, सबसे बड़ा उदाहरण है सऊदी अरब। ये ऐसे देश हैं जहां अभी भी वर्तमान में भी राजतंत्र है, जहां वर्तमान में भी क्या है? राजतंत्र है। एक राजा जैसा शासन है, वंशानुगत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा है। तो वे कौन कौन सी कंट्री हैं? बात करें ब्रुनेई, जी हाँ, दक्षिण एशियन कंट्री है ब्रुनेई, और उसके बाद स्वाजीलैंड, अफ्रीकन कंट्री है स्वाजीलैंड, और सऊदी अरब। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां अभी भी वर्तमान में राजतंत्र है, राजा का शासन है। मगर जब राजा का शासन किसी मंत्री परिषद की सलाह से चलता है, बस यही पॉइंट आपको नोट करने लायक है। जब राजा का शासन किसी मंत्री परिषद की सलाह से चलता है, मतलब कि राजा के शासन में कुछ सलाह मंत्री परिषद की होती है, तब वही राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है। वही राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है जब मंत्री परिषद, जी हाँ, जब राजा के कार्य किसकी सलाह से होते हैं? मंत्री परिषद की सलाह से होते हैं। मंत्री परिषद की सलाह से कुछ कार्य होते हैं जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। तो संवैधानिक राजतंत्र के यदि देश देखें तो ब्रिटेन और जापान, ब्रिटेन और जापान संवैधानिक राजतंत्र वाले देश हैं, संवैधानिक राजतंत्र वाले देश हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि संवैधानिक राजतंत्र वाले देश बताइए और आपका राजतंत्र वाले देश बताइए। तो यहाँ से जो है अच्छा प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं, देखिए एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझेंगे, बस पॉइंट को समझते रहिए आप। एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, और पॉइंट क्या है बड़े ध्यान से समझिए। देखिए जो पॉइंट है, आपने अभी पढ़ा है कि संवैधानिक राजतंत्र में भी और राजतंत्र में भी जो शासन करने वाला है वो वंशानुगत होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। और जो आप एक अंतर समझना है, आपको अंतर समझना है कि गणतंत्र कौन सा देश होता है, रिपब्लिकन कंट्री क्या होता है। यदि आप गणतंत्र की परिभाषा पढ़ते हो तो रिपब्लिकन कंट्री किसे कहा जाता है, ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। आपने ध्यान रखना है गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र के देश में, गणतंत्र मान लिया भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है, भारत एक क्या है? रिपब्लिकन कंट्री है। और जो देश का प्रमुख है, भारत का पहला नागरिक है, वो देश का राष्ट्रपति है। वो देश का क्या है? राष्ट्रपति। बड़े ध्यान से आप समझना, कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। इसे जो है सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो भारत में जो है दो बड़े संवैधानिक पद हैं, प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रमुख भारत में कौन है? राष्ट्रपति होता है। ये आपका, और देश के शासन का प्रमुख कहें या वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कहें, वो प्रधानमंत्री होता है। वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऐसे ही ब्रिटेन की बात करें, वहां राजा होता है, या रानी होती है। और ऐसे ही मंत्री परिषद के लिए उनको सलाह देने के लिए वहां भी होता है प्रधानमंत्री। मगर ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, और भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है, गणतंत्र वाला देश है, जबकि ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है। आखिर क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर क्या है? यहाँ भी ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री की समिति, मंत्री परिषद जो है राजा रानी को, जैसा वहाँ की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनको सलाह देती है कुछ कार्य के लिए। ऐसे ही यहाँ भी आपका एक मंत्री परिषद बनी है और वो राष्ट्रपति को सलाह देती है कैसे नए मंत्रियों की नियुक्ति होगी। बहुत जो है कार्यों के लिए जो है मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को क्या देती है? सलाह देती है। तो आखिर फिर भी क्या अंतर है? तो बहुत बड़ा अंतर है। वो समझने के लिए क्या है, भारत में जो देश का प्रमुख है, कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति, उसका होता है निर्वाचन। बस यही जो है फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसका होता है निर्वाचन। जबकि वहाँ जो ब्रिटेन में राजा रानी होते हैं वो होते हैं
वंशानुगत। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है गणतंत्र की। गणतंत्र देश किसे कहा जाता है? रिपब्लिकन कंट्री देश किसे कहा जाता है? जिस देश में देश के मुखिया का या देश के प्रथम नागरिक का या कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव होता है, अर्थात उसका निर्वाचन होता है, अर्थात उसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। उसे ही जो है रिपब्लिकन कंट्री कहा जाता है, उसे ही आपका गणतंत्र वाला देश कहा जाता है। और जहां देखिए ब्रिटेन में भी देश का प्रथम नागरिक, कार्यपालिका का प्रमुख, वहां का राजा रानी है, मगर वहां वे निर्वाचित नहीं होते हैं, वे वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, इसलिए वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। एक बात और समझने की है, भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। वो किस माध्यम से होता है? अप्रत्यक्ष माध्यम। अप्रत्यक्ष माध्यम जो है एक ऐसा माध्यम होता है जब सीधे जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं करती है। पहले जनता एमपी एमएलए को चुनती है, जी हाँ, एमपी और एमएलए को चुनती है, और एमपी एमएलए ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही, एमएलए ही दोनों मिलकर जो है राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जनता पहले एमपी एमएलए को चुनती है, उसके बाद एमपी एमएलए दोनों राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या करते हैं? वोट करते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। मगर फिर भी कोई भी प्रणाली हो, ये बात जरूर है कि देश के मुखिया का चुनाव जिस देश में होगा, वो देश रिपब्लिकन कंट्री कहलाएगा। वो देश क्या कहलाएगा? रिपब्लिकन कंट्री। और जिस देश में राजा वंशानुगत होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, और वहां पर उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वो देश होगा संवैधानिक राजतंत्र। जैसे ब्रिटेन और जापान दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। मगर और यदि बात करें, और एक बात और है समझने की, कि केवल राजतंत्र वो देश है जहां राजा वंशानुगत तो होगा, मगर सभी कार्य उसी की सहमति से होंगे। यहाँ कोई मंत्री परिषद नहीं होगी सलाह के लिए, यहाँ कोई मंत्री परिषद नहीं होगी किसके लिए? सलाह के लिए। तो वो देश केवल मोनार्की सिस्टम या राजतंत्र वाला देश होगा, जैसे ब्रुनेई, स्वाजीलैंड और क्या आपका सऊदी अरब। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक के फैक्ट जो है क्लियर हुए होंगे। गणतंत्र क्या है, संवैधानिक राजतंत्र क्या है, और आपका राजतंत्र क्या है। एक बात और बहुत अच्छा जो है फैक्ट यहाँ पर है समझने का। बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, जी हाँ ब्रिटेन, बात कर रहे हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। तो एक जो है नक्शे पर छोटा सा देश, देखिए कितना छोटा सा देश है, और इसने बहुत देशों पर राज करा। लगभग ब्रिटेन ने पूरी पृथ्वी पर एक कम से कम 65 देशों पर राज किया। कम से कम कितने देशों पर राज किया? 65 देशों पर राज किया। अमेरिका तक, जी हाँ, अमेरिका भी जो है वहां पर भी ब्रिटेन का शासन रहा, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रिटेन ने लगभग 65 देशों पर राज किया। जिन देशों पर ब्रिटेन का राज था, बाद में वही देश राष्ट्रमंडल देश कहलाए। तो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या सभी जानते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितना है? 54 है। तो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है, मगर ब्रिटेन ने शासन किया है 65 देशों पर। राष्ट्रमंडल देश क्या है? यदि परिभाषा आती है तो राष्ट्रमंडल वे देश हैं जो ब्रिटिश के उपनिवेश रहे। जी हाँ, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, जहां ब्रिटेन का शासन रहा, जहां अंग्रेजों का क्या रहा? शासन। कुछ देश ने तो मान लिया कि हाँ जो है हम भी गुलाम रहे, ब्रिटेन के गुलाम रहे। हम भी कहाँ के गुलाम रहे? ब्रिटेन के गुलाम रहे। और कुछ देश जो है मानने को तैयार नहीं हुए। तो 65 में से जो है 54 देश
54 देश जो है राष्ट्रमंडल देशों में है। ये राष्ट्रमंडल का जो ग्रुप बनकर तैयार हुआ था ये 1931 में तैयार हुआ था, 1931 में राष्ट्रमंडल देशों का जो समूह हुआ था 1931 में, मगर जो है इसका नया रूप अस्तित्व में आया था 1947 के बाद। जी हाँ, 1947 के बाद। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, देखिए ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। जी हाँ, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। और 1947 में जैसा भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, ऐसे ही 47 में न्यूजीलैंड को भी जो है आज़ादी मिली थी। न्यूजीलैंड भी 47 में ही अलग हुआ था। तो जो बात समझने की है उसे समझिए। राष्ट्रमंडल का गठन तो वैसा 1931 में हुआ है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। 47 में एक नया अस्तित्व जो है आया था राष्ट्रमंडल का। भारत भी जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल में 54 देश हैं। राष्ट्रमंडल में 54 देश हैं। जैसे हाल ही में आप एक करंट में क्वेश्चन आया था कि जो मालदीव देश है, मालदीव जो देश है वो राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना। वो राष्ट्रमंडल का कौन सा सदस्य देश बना? 54वां। मालदीव पहले भी, देखिए भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। और क्या है? कनाडा है। ये बड़े देश राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं। ये बड़े देश राष्ट्रमंडल के सदस्य देश है। कनाडा पर भी, ऑस्ट्रेलिया पर भी, न्यूजीलैंड पर भी, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी पर जो है ब्रिटेन का जो है, ये ब्रिटेन के अंतर्गत उसके गुलाम रहे थे। ये जो है बात सभी ने स्वीकार की है। तो राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन में है। मालदीव हाल ही में 54वां देश बना। मालदीव तो पहले भी जो है राष्ट्रमंडल में था, मगर इसने उसकी सदस्यता त्याग दी थी। दोबारा फिर राष्ट्रमंडल की सदस्यता इसने ली है। तो मालदीव जो है सुर्खियों में है। ये पॉइंट आपको समझना है। मगर एक बात और है, क्या इन 54 देशों में, देखिए जो 54 देश हैं वो आपको इधर के दिखाई दे रहे होंगे। कुछ अफ्रीकन देश हैं, जैसे आपका नाइजीरिया हुआ। जी हाँ, आपका नाइजीरिया हुआ, कीनिया हुआ, तंजानिया हुआ। तो ये भी अफ्रीकन कंट्री है। कुछ इधर आपको दिखाई दे रहे हैं कैरेबियन सागर, ये कैरेबियाई सागर है। इधर है कैरेबियाई सागर। तो कैरेबियाई सागर के छोटे छोटे जो है देश हैं वो भी जो है ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। तो ये बात आपने समझनी है। मगर क्या कोई ऐसा भी देश है, देखिए जितने भी उपनिवेश हैं वहाँ पर राजा रानी का तो पद है नहीं। वहाँ पर जैसे भारत है, भारत में जो है 2 संवैधानिक पद हैं, एक राष्ट्रपति का और एक प्रधानमंत्री का। देखिए दोनों ही पद बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन को चलाने के लिए प्रधानमंत्री बहुत आवश्यक है और सभी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। मगर क्या राष्ट्रमंडल में कोई ऐसे भी देश हैं क्या जहां अब तक भी राजा रानी का शासन है? ब्रिटेन की राजा रानी का शासन है। जो ब्रिटेन की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय। ये ध्यान रखना है, ये ब्रिटेन की, यूके की रानी नहीं है केवल। अभी भी ब्रिटेन की जो रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, ये 15 देशों पर राज करती है। ध्यान रखना आपने है, ये 15 देशों पर क्या करती है? राज करती है। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी ब्रिटेन की रानी को बहुत मान्यता देता है। और अभी एक सुर्खियों में देश आया था, ये परीक्षा में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, समझना आप। एक देश है कैरेबियन कंट्री का और नाम है बारबोडोज ने ये मानने को, स्वीकार करने को जो है राजी नहीं हुआ कि एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी। देखिए जैसे 2 पद होते हैं, एक प्रधानमंत्री का, एक राष्ट्रपति का। तो कुछ देश जो है 15 देश ऐसे थे जहां दूसरे पद के लिए अभी भी एलिजाबेथ द्वितीय को, रानी को बहुत महत्व देते थे। मगर हाल ही में बारबोडोज जो है कैरेबियन सागर का वो देश बना जिसने जो है अपना नया राष्ट्रपति चुना।
राष्ट्रपति चुना, मतलब कि उसने मान्यता स्वीकार नहीं की अब एलिजाबेथ द्वितीय की। तो ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है कि वह देश बताइए जो एलिजाबेथ द्वितीय को अब रानी नहीं मानता है, मतलब कि उन 15 देशों में से हट गया है। तो ध्यान रखना वो देश है कैरेबियन सागर का बारबाडोस। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, समझने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं सारे पर्सन, जो करंट अफेयर्स में भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए जो है नया फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार परिभाषा पढ़ते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है और डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी, जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। एक परिभाषा है जो लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा है। डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है। गणतंत्र में अभी हमने पढ़ा है, गणतंत्र है जहां देश के मुखिया निर्वाचित होता है, वो रिपब्लिकन कंट्री है। मगर लोकतंत्र देश क्या है। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जी हाँ, लोकतंत्र भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक कहें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत किस लोकतंत्र का उदाहरण है, भारत किस लोकतंत्र का उदाहरण है, तो बहुत ध्यान समझिए, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत किस लोकतंत्र का उदाहरण है, तो भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जबकि स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आखिर भारत में लोकतंत्र तो है मगर वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बड़े ध्यान समझिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। ध्यान रखिए, जहां देश के शासन के लिए, जहां देश के शासन के लिए जनता की भागीदारी अनिवार्य हो, जहां देश के शासन के लिए जनता की भागीदारी क्या हो, अनिवार्य, वही देश रिपब्लिकन कंट्री कहलाता है। वही देश क्या कहलाता है? रिपब्लिकन कंट्री, आपका डेमोक्रेसी लोकतंत्र वाला देश कहलाता है। जहां जनता का शासन, देखिए जनता का ही शासन है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए ही है। किसके लिए है? जनता के लिए है। अब बड़े ध्यान से समझना, आखिरकार क्या है, जहां देश को चलाने के लिए, संपूर्ण देश को चलाने के लिए जनता की आवश्यकता है, जनता के द्वारा ही कानून बनेंगे, जनता के द्वारा ही क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। वही डेमोक्रेसी है, वही क्या है? डेमोक्रेसी है, वही लोकतंत्र है। मगर क्या आप बताइए, जो आपकी संसद है, देखिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या कहती है? लोकतंत्र की परिभाषा कहती है कि जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का शासन है, अर्थात कानून भी जनता के द्वारा ही बनाए जाएंगे, जनता के द्वारा ही बनाए जाएंगे। मगर भारत जो है इतना बड़ा जो है देश है, जनसंख्या इतनी अधिक है, क्या सभी जनसंख्या पॉसिबल होगा कि सभी जनसंख्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने? क्या सभी जनसंख्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और सभी जनसंख्या, देश की जनसंख्या संसद में आए और कानून बनाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, भारत में जो जनता है, वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, बड़े ध्यान समझना, जो पॉइंट है समझने का कि भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, एमपी एमएलए का चुनाव करती है, एमपी एमएलए और एमएलसी का चुनाव करती है। उनके द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं, उनके द्वारा ही कानून में भागीदारी, जी हाँ, कानून में भागीदारी या कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि एमपी एमएलए और एमएलसी ही आपके विधायिका के, जी हाँ, सदनों के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। अर्थात सीधे जनता के द्वारा कानून का निर्माण नहीं होता है। इसलिए भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, मगर स्विट्जरलैंड में कुछ कमेटियां बनाई गई हैं, कुछ समितियां बनाई गई हैं, जहां सीधे जनता कानून का निर्माण करती है, जहां सीधे जनता क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहां समझने के लिए मिला है। यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखें तो वो स्विट्जरलैंड में है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखें तो भारत में है। यदि केंद्र की बात करें, मगर ध्यान रखिए, जो गांव है,
भारत के जो गांव हैं में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाते हैं, में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। गांव में पंचायती राज जो सिस्टम है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है, क्योंकि गांव का प्रधान गांव की जनता को लेकर कानून बना सकता है। जी हाँ, कानून बना सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज सिस्टम है, गांव का जो सिस्टम है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है, क्योंकि गांव की जनता प्रधान के साथ मिलकर सीधे किसी कानून में भागीदारी ले सकती है। तो एक एक पॉइंट आपने समझना है। लोकतंत्र की बात हमने पढ़ी कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, भारत में कौन सा लोकतंत्र है और आपका स्विट्जरलैंड में कौन सा लोकतंत्र है। अब बात करते हैं तानाशाही तंत्र की, डिक्टेटरशिप क्या है, तानाशाही तंत्र क्या है। जी हाँ, तानाशाही तंत्र क्या है, जहां कुछ समय के लिए एक तानाशाह का मतलब होता है कि गद्दी पर बैठने वाला आवश्यक नहीं है कि वो वंशानुगत ही हो। तानाशाह का मतलब है कि कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति का जो है दबाव के ऊपर जो है दबाव के कारण शासन किया जाता है। जी हाँ, दबाव का मतलब है कि बलपूर्वक किसी देश में शासन करना, जैसे आपका जर्मनी और नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया जो है वर्तमान में उत्तरी कोरिया, और वैसे भी यदि बात करें आपका जर्मनी, ये डिक्टेटरशिप शासन को जो है दर्शाते हैं, तानाशाही तंत्र को दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुलीन तंत्र की बात करते हैं। कुलीन तंत्र क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, बस यही समझने का बहुत अच्छा पर्सन है कि कुलीन तंत्र क्या है, कुलीन तंत्र में कौन कौन से देश हैं। तो कुलीन तंत्र क्या है, कुछ जो है मतलब उच्च वर्गों का शासन। जी हाँ, जिस देश में कुछ ही जो है उच्च वर्ग से संबंधित लोग हैं और वो ही शासन कर रहे हैं, तो वही देश कुलीन तंत्र का देश कहलाता है। जैसे बात करें रशिया, रूस और आपका अमेरिका, रूस और क्या है आपका अमेरिका, वर्तमान में कुलीन तंत्र को दर्शाने वाले देश हैं। एक बार और समझिए, जहां पर कुछ ही जो है अमीर लोग पूरे देश के शासन को चलाते हैं, कुछ अमीर लोग मतलब उच्च वर्गों के लोग पूरे देश को शासन को चलाते हैं। वही देश कुलीन तंत्र वाला देश क्या है कहलाता है, कुलीन तंत्र वाला देश कहलाता है। तो उम्मीद है आपने सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो आइए चलते हैं कुछ नए फैक्ट पर। और अगले फैक्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपने बारीकी समझना है। देखिए सारे फैक्ट इसी वीडियो में आपके क्लियर होने हैं, तो बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट समझते रहिए। और पॉइंट क्या है, साम्यवाद क्या है और समाजवाद क्या है। देखिए साम्यवाद कौन से देश हैं उसकी भी बात करेंगे, मगर पहले परिभाषा समझें। वर्ग विहीन समाज, जहां समाज में किसी भी समाज में किसी वर्ग की प्रधानता नहीं हो। जी हाँ, किसी भी वर्ग की प्रधानता नहीं हो। वर्ग विहीन समाज की जो है संकल्पना करते हैं कौन, साम्यवादी लोग। जहां शोषित वर्ग को अधिक अधिकार दिए जाएं, अमीर और गरीब, जहां अमीर और गरीब में जो है परिभाषा जो है व्यक्त की जाए, जहां राज्य के विरुद्ध, जी हाँ राज्य, साम्यवादी लोग नहीं चाहते कि सरकार बने। जी हाँ, सरकार बने, ये राज्य के विरुद्ध है, अर्थात सरकार के विरुद्ध है। आर्थिक रूप से देश को उभारना चाहते हैं, ना कि राजनीतिक रूप से। जी हाँ, आर्थिक रूप से देश को उभारना चाहते हैं, वही साम्यवाद है। साम्यवाद की परिकल्पना जो की थी वो कार्ल मार्क्स जर्मनी के जो है और फ्रेडरिक एंगल्स ने की थी। साम्यवाद की परिभाषा को दर्शाने वाले जो आपके कार्ल मार्क्स थे और थे आपके फ्रेडरिक एंगल्स, जी हैं, जिन्होंने साम्यवाद को दर्शाया था। इसकी परिभाषा बताई थी कि हम जो है, देखिए साम्यवाद भी और समाजवाद भी दोनों ही जो है समाज के कल्याण के लिए बने हैं, मगर शोषित वर्ग को अधिक अधिकार मिले, राज्य के विरुद्ध है, राज्य मतलब कि सरकार के गठन के विरुद्ध है।
आर्थिक रूप से। जी हाँ, जब सरकार का गठन नहीं है इसका मतलब राजनीति का विरोध है, राजनीति का विरोध है। तो देश में अपने आप को आर्थिक रूप से उभारना चाहते हैं, वही साम्यवाद है। समाजवाद क्या है? जहाँ राज्य को महत्व दिया जाता है। राज्य का मतलब है ये सरकार को महत्व देना चाहते हैं। इनका मानना है कि देश का यदि भला करना है, देश में से यदि गरीबी दूर करनी है, तो हमने सरकार को बनाना होगा, हमने सरकार को बनाना होगा, हमने राज्य को महत्व देना होगा, हमने राज्य को क्या देना होगा? महत्व देना होगा। समाजवाद लोग कहते हैं कि व्यक्ति की क्षमता के अनुसार ही उसको वेतन मिले, व्यक्ति की क्षमता के अनुसार ही उसको क्या मिले? वेतन मिले। और ये चाहते हैं कि समाज को अधिक महत्व मिले। जी हाँ, समाज को अधिक महत्व मिले। तो साम्यवादी विचारधारा की जैसे आपने बात की, तो साम्यवादी कुछ जो सबसे बड़े उदाहरण हैं साम्यवादी कंट्री, तो ये सोवियत संघ रहे। जी हाँ, सोवियत संघ रहे। और चीन जो है एक बहुत बड़ा साम्यवादी देश कहलाता है। जी हाँ, साम्यवादी कम्युनिस्ट जो है, यदि कंट्रीज की बात करें तो सोवियत संघ आता है, और कौन आता है? चीन आता है। भारत में भी साम्यवाद का उदय हुआ था, भारत में भी साम्यवाद का उदय हुआ था। और भारत में कैसे उदय हुआ था? एम एन रॉय, जी हाँ एम एन रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय ही भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के सामने संविधान सभा के गठन की भी बात कही थी। जी हाँ, संविधान सभा के गठन की बात व्यक्तिगत रूप से कि भारत के जो है संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन हो, तो उसकी बात कहने वाले भी कौन थे? मानवेंद्रनाथ रॉय थे। तो ध्यान रखना है, भारत में कानपुर में, जी हाँ कानपुर वो जगह थी 1925 में जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, साम्यवादी पार्टी का क्या हुआ था? गठन। तो साम्यवादी पार्टी का गठन मानवेंद्रनाथ रॉय के द्वारा हुआ था, कानपुर में हुआ था, 1925 में हुआ था। और यही वो व्यक्ति थे मानवेंद्रनाथ रॉय ही जिन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले अंग्रेजों के सामने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इसी की एक शाखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय साम्यवादी पार्टी की एक शाखा है अखिल भारतीय किसान सभा। जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। जी हाँ, सहजानंद सरस्वती जिसके अध्यक्ष थे, वह इसकी एक शाखा है। किसकी शाखा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। जी हाँ, भारतीय साम्यवादी दल की, भारतीय साम्यवादी दल की एक शाखा है अखिल भारतीय किसान सभा, जो 1936 में लखनऊ में बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती और सचिव थे एन.जी. रंगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको समझना है। ऐसे ही समाजवाद से संबंधित यदि बात करें तो कांग्रेस में भी दो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति, यदि आपसे कोई पूछना चाहे कि कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपका सुभाष चंद्र बोस, ये दो व्यक्ति थे जो कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को रखते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने ही, दो लोगों ने ही एक प्लानिंग कमीशन बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि बताइए, योजना समिति का गठन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के समय प्लानिंग कमीशन बनाया था। तो प्लानिंग कमीशन बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपका सुभाष चंद्र बोस ने। और ये इनकी विचारधारा भी कांग्रेसी थे, इनकी विचारधारा भी समाजवाद को दर्शाती थी। जी हाँ, समाजवाद को दर्शाती थी। एक पॉइंट आपने और ध्यान रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये भी पर्सन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, 1934 में बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये अलग एक पार्टी बनाई गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था, जिसके नेता आपने ध्यान रखने हैं जयप्रकाश नारायण, मीनू महसानी, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। देखिए, ये पर्सन मैं कह रहा हूं आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको समझ लीजिए। और पर्सन क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था, जिसके जो है नेता जयप्रकाश नारायण, मीनू महसानी, नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। तो इस प्रकार से ही पर्सन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपने सब पर्सन अच्छी तरीके से भली भांति पढ़े होंगे, समझ आए होंगे। अब एक बात थोड़ी सी समझने की है
कि यदि बात करें, देखिए एक एक पॉइंट को हम बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, और यदि एक छोटी सी बात आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारत की बात तो आपने पढ़ ली कि कहाँ समाजवाद है, कहाँ साम्यवाद है। अब एक छोटा सा जो है पॉइंट, यदि आपके परीक्षा में एक छोटा सा पॉइंट ये पूछ ले कि दोबारा से देखिए, एक एक पॉइंट को हम बहुत बारीकी समझ रहे हैं। चलिए पहले ये बताइए आप कि राजतंत्र, जी हाँ राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र में क्या आपको अंतर समझ आया? संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। यदि आपसे कोई पूछ ले, यदि आपसे कोई पूछ ले कि ब्रिटेन वर्तमान में, ब्रिटेन और जापान वर्तमान में कैसे देश हैं, राजतंत्र वाले हैं, मोनार्की वाले हैं या संवैधानिक राजतंत्र वाले हैं, तो आप कहोगे कि ब्रिटेन और जापान संवैधानिक राजतंत्र के देश हैं, संवैधानिक राजतंत्र के देश हैं। जबकि राजतंत्र वाले देश आपने पढ़ लिए, मोनार्की सिस्टम मतलब डायरेक्ट जहां राजा का शासन है, तो वो ब्रुनेई है, आपका सऊदी अरब है और स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड है। आपने समझ आया होगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की है, डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है भारत आता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या आता है, भारत आता है, और जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड आता है। मगर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम या गांव का जो पंचायती राज है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है। गणतंत्र वह देश होता है, रिपब्लिकन वह कंट्री होती है, रिपब्लिकन वह कंट्री होती है जहां देश के मुखिया का चुनाव होता है, देश का मुखिया होता है निर्वाचित, देश का मुखिया क्या होता है, निर्वाचित होता है, उसे ही गणतंत्र वाला देश कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुलीन तंत्र क्या होता है, कुलीन तंत्र क्या होता है, जहां कुछ उच्च वर्गों का, जहां कुछ उच्च वर्गों के लोगों का शासन होता है। मतलब ये कहें कि कुछ ही अमीर लोग देश के शासन को चलाते हैं, कुछ ही अमीर लोग देश के शासन को चलाते हैं, तो वही क्या होगा, वही होता है कुलीन तंत्र, वही होता है आपका कुलीन तंत्र। और यदि बात करें तानाशाही तंत्र की, तानाशाही तंत्र की, तो आवश्यक नहीं है कि वंशानुगत हो, कुछ समय के लिए कोई जो है दबाव पूर्वक, बलपूर्वक राज करता है, वही तानाशाही शासन कहलाता है, जैसे जर्मनी और नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, जर्मनी और नॉर्थ कोरिया। उम्मीद है सारे के सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। यहाँ से परीक्षा में बहुत प्रश्न मिलने वाले हैं, तो वो भी प्रश्न मिलेंगे आपको जो आपको बताया है कि अभी हाल ही में रानी को नहीं माना, अलग से जो है राष्ट्रपति बनाया, वो बारबाडोस ने बनाया, जो है एक कैरेबियन कंट्री है। जी हाँ, कैरेबियन कंट्री है, वहां से प्रश्न मिलेगा। राष्ट्रमंडल का 54वां देश मालदीव, जी हाँ, वहां से प्रश्न मिलने वाला है। राष्ट्रमंडल गठन कब हुआ था, 1931, 1931, सब प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। यहां तक जितना भी आपने पढ़ा है सभी को रिवाइज करिए। धन्यवाद।